दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम द हिंदू इस न्यूज़पेपर में आने वाले एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बैंक एग्जाम्स या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और शुरू करते हैं हमारे एडिटोरियल को पढ़ना। ठीक है दोस्तों, आज के एडिटोरियल की शुरुआत हम सबसे पहले टाइटल से करेंगे। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल आता है एस्केलेशन ट्रैप ऑन द यूएस एंड द वॉर विद ईरान। दोस्तों यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम समझेंगे कि एस्केलेशन ट्रैप का मतलब क्या होता है। दोस्तों एस्केलेशन ट्रैप का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर जो मामला है या फिर जो लड़ाई है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती चली जाती है कि वापस पीछे हटना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। उसे हम जो है वो एस्केलेशन ट्रैप कहते हैं। और यहाँ पर आगे बताया जा रहा है ऑन द यूएस एंड द वॉर विद ईरान। दोस्तों ये जो एस्केलेशन ट्रैप है ये किसके बीच है? यूएस और ईरान के बीच जो चल रही लड़ाई है या फिर जो जंग है उसके बारे में है। यानी कि इस हेडलाइन का मतलब ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव और लड़ाई चल रही है वो एक ऐसे जाल यानी कि ट्रैप में बदलती जा रही है जहां दोनों तरफ से मामला लगातार मतलब कि एस्केलेट हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। दोनों में से कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिससे कि लड़ाई एक बड़े मतलब कि संकट का रूप ले रही है। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जियो पॉलिटिक्स में जो है एस्केलेशन ट्रैप तब बनता है जब एक देश जो है वो दूसरे देश पर अटैक करता है और दूसरा देश जो है वो जवाब में उससे भी बड़ा अटैक कर देता है। इससे क्या होता है कि दोनों देश एक ऐसी साइकिल में फंस जाते हैं जहाँ से कोई भी झुकना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई पीछे हटेगा तो मतलब कि उससे जो है वो देश की कमज़ोरी दिखेगी। मिडिल ईस्ट में जो है वो यूएस और ईरान के बीच का जो तनाव है वो हमेशा से सेंसिटिव रहा है और ये टाइटल इशारा कर रहा है कि अब जो है वो दोनों देश एक बड़ी जंग के मुकाम पर खड़े हैं जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो इसी के बारे में हमने जो है वो टाइटल में बात की है और इसी के बारे में हम थ्रू आउट द एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे टाइटल के नीचे जो है वो हमें एक और लाइन दी जाती है, ट्रम्प शुड चेंज कोर्स इफ़ ही वॉन्ट्स टू एंड द वॉर विथ ईरान। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि ट्रम्प को जो है वो अपना कोर्स चेंज करना चाहिए अगर वो ईरान के साथ वॉर को एंड करना चाहते हैं। तो कोर्स चेंज यानी कि अपना जो फैसला है या फिर अपनी जो नीति है उसको बदलना चाहिए। कोर्स चेंज का मतलब होता है कि रास्ता, फैसला बदलना या फिर नीति बदलना, तो वो करना चाहिए अगर वो ईरान के साथ वॉर को यानी कि ईरान के साथ जो लड़ाई है, जो जंग है, उसे अगर ख़त्म करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सच में ईरान के साथ चल रही इस तबाही यानी कि तबाही भरी लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी जो पुरानी और जो सख्त मिलिट्री स्ट्रैटेजी है उसको बदलना होगा। जब तक वो अपना रास्ता और सोच नहीं बदलेंगे तब तक ये जो जंग है वो ख़त्म नहीं हो सकती। दोस्तों यूएस और ईरान के बीच चल रहा जो संघर्ष है वो बहुत ही गंभीर मोड़ पर आ चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस एक बहुत ही बड़ा मतलब कि ज़रूरी ऑयल ट्रेड रूट है। इस पर जो है वो कब्जे और मतलब कि जवाबी हमलों की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। तो ऑथर कहना चाहते हैं कि ट्रंप जो है वो बार बार वही मिलिट्री हमले और दबाव वाली जो पॉलिसी है वो अपनाएंगे और सोचेंगे कि नतीजा अलग निकलेगा। तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर उन्हें सच में इस वॉर से बाहर निकलना है तो उन्हें वार्निंग देने और हमले करने के बजाय डिप्लोमेटिक रास्ता यानी कि जो बातचीत वाला जो रास्ता होता है ना वो अपनाना पड़ेगा। इस तरीके से आप हमें बताया गया है। अब इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारे एडिटोरियल को पढ़ना। अब दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है द डिसीजन बाय येमेन्स अंसार अल्लाह बेटर नोन एज द हाउतीज to impose a blockade on Saudi Arabia signals that the war on Iran has entered its most dangerous phase। यानी कि यहाँ बताया गया है कि यमन अंसार अल्लाह यानी कि यमन का जो मतलब कि एक आर्म्ड ग्रुप है या फिर जो विरोधी संगठन है जिसे बेटर नोन एज द हाउतीज यानी कि जिसे मतलब कि हाउदीज के नाम से भी जाना जाता है, तो उसके सऊदी अरेबिया पर जो ब्लॉकेड है इम्पोज करना, यानी कि जो ब्लॉकेड इम्पोज करना है, यानी कि ब्लॉकेड का क्या मतलब होता है कि रोक लगवाना। ठीक है, मतलब कि व्यापार का जो रास्ता है उस पर पाबंदी लगाना। तो सऊदी अरेबिया पर जो है वो ब्लॉकेड इम्पोज करना, थोपना, ये जो थोपने का जो डिसीजन है उससे ये सिग्नल मिलता है कि जो ईरान पर चल रही जो जंग है, वॉर ऑन ईरान जो है वो अपने मोस्ट डेंजरस फेज में जो है वो एंटर कर चुकी है, दाखिल कर चुकी है। यानी कि इसका पूरा मतलब ये है कि यमन के हाउदी विरोधियों ने जब से मतलब कि सऊदी अरेबिया का रास्ता रोकने और उन पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है, तो इससे ये साफ पता चलता है कि ईरान से जुड़ी ये जो लड़ाई है वो अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। दोस्तों
दोस्तों हाउदीज़ को जो है ईरान का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, समर्थन हासिल है, ठीक है। हाउदीज़ और सऊदी अरेबिया के जो बीच है वो दुश्मनी बहुत ही पुरानी है। अब जब हाउदीज़ ने ईरान के पक्ष में आकर सऊदी अरेबिया के व्यापारिक या फिर जो मैरीटाइम रूट्स है, यानी कि जो पानी से निकलने वाले जो रूट्स होते हैं ना, जो पानी का जो व्यापार होता है, आदान प्रदान होता है पानी के द्वारा, अगर उसको रोकने का मतलब कि फैसला किया है या फिर उसको ब्लॉकेड करना शुरू कर दिया है, तो इससे जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि तेज़ी से बढ़ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये जो जंग है वो अब सिर्फ यूएस और ईरान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दूसरे देश और उनके जो आर्म्ड ग्रुप्स है वो भी शामिल हो चुके हैं, जो कि पूरे इलाके यानी कि पूरे रीजन के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, यानी कि मतलब कि डेंजर में डाल सकते हैं, फिर संकट में डाल सकते हैं इन सारे देशों को। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है। दोस्तों आगे यहाँ पर बताया जा रहा है द हाउदीज अ क्लोज इरानियन एली हैड अवॉइडेड डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ड्यू टू अ फ्रेजाइल बट फंक्शनल सीज फायर विद सऊदी अरेबिया डिस्पाइट देयर कंट्रोलिंग मोस्ट ऑफ येमेन्स पॉपुलेशन सेंटर्स इंक्लूडिंग कैपिटल सनाज। दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है कि हाउदीज जो मतलब कि ईरान के एक क्लोज एली है यानी कि बहुत ही पक्के और ख़ास जो है वो दोस्त है, साथी है। उन्होंने जो है वो अब तक इस जंग में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो अवॉइड किया था, यानी कि डायरेक्ट जो है वो सीधे तौर पर शामिल होने से उन्होंने क्या किया था, तो अवॉइड किया था, वो अब तक जो है वो बचते रहे थे। और इसकी वजह यह है कि सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो इनकी एक फ्रिजाइल यानी कि एक बहुत ही नाजुक लेकिन एक फंक्शनल सीज फायर चल रही थी, यानी कि फिलहाल जो काम कर रहा मतलब कि जो युद्ध विराम यानी कि सीज फायर, ठीक है, युद्ध के रोकने की जो संधि है वो चल रही थी। लेकिन बावजूद इसके कि यमन के कैपिटल जो सना है यानी कि राजधानी है सना, इसके समय ज़्यादातर जो पॉपुलेशन सेंटर्स है यानी कि जो बहुत बड़ी आबादी वाले जो इलाके हैं उन पर जो है वो मतलब कि इनका ही कंट्रोलिंग था, इनका ही मतलब कि कब्जा था। यानी कि इसका पूरा मतलब ये हुआ कि हाउदीज जो कि ईरान के बहुत ही करीबी है, उन्होंने अब तक जो है वो यूएस ईरान जंग में जो है वो सीधे कूदने से मतलब कि खुद को हमेशा बचा के रखा था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ उनका एक शांति समझौता यानी कि सीज फायर चल रहा था, जो भले ही नाजुक था पर काम कर रहा था, ठीक है। जबकि यमन की जो राजधानी है सना और ज़्यादा जो मतलब कि ज़्यादातर जो बड़े शहर है उन पर जो है वो हाउदीज़ का ही कब्जा था। फिर भी उन्होंने सऊदी के साथ जो है वो मतलब कि शांति बनाए रखने के लिए लड़ाई में सीधे आने से परहेज़ किया था, इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आगे यहाँ पर बताया जाता है दैट सीज फायर इफेक्टिवली फेल अपार्ट ऑन जुलाई 13 व्हेन एन एयरपोर्ट इन सना वाज अटैक्ड बाय फोर्सेस ऑफ यमन्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट। दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि वो जो सीज फायर थी यानी कि वो जो युद्ध विराम या फिर जो युद्ध रोकने का जो समझौता चल रहा था वो इफेक्टिवली फेल अपार्ट हो चुका है यानी कि पूरी तरीके से टूट चुका है, भंग हो चुका है। कितनी तारीख को, तो 13 जुलाई को, ठीक है। और ये सब कब हुआ, जब सना के एक एयरपोर्ट पर यमन्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट द्वारा अटैक किया गया। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट यानी कि जो मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब कि मान्यता प्राप्त सरकार होती है, तो उनकी फोर्सेस के द्वारा यानी कि उनकी सेना और फौज के द्वारा जो है वो मतलब कि हमला किया गया सना के एक एयरपोर्ट पर, जो कि किसके कब्जे में थे, तो मतलब कि इन हाउदीज के कब्जे में थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरेबिया और हाउदीज़ के बीच जो शांतिपूर्ण समझौता या फिर जो सीज़ फायर चल रहा था वो 13 जुलाई को पूरी तरीके से टूट जाता है, जब यमन की उस सरकार ने यानी कि जिसे पूरी दुनिया ऑफिशियली मानती भी है, उन्होंने क्या किया कि हाउदीज़ के कब्जे वाले सना एयरपोर्ट पर मतलब कि हमला कर दिया था। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब दोस्तों आगे यहाँ पर बताया जाता है बेस्ड इन सऊदी अरेबिया दिस गवर्नमेंट मेंटेन्स अ लॉयल फोर्सेज इनसाइड यमन दो द हाउदीज रिमेन द कंट्रीज मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है बेस्ड इन सऊदी अरेबिया यानी कि अरेबिया में टिकी हुई या फिर वहाँ पर जो चलने वाली, तो ये जो गवर्नमेंट है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार है, ये यमन के अंदर जो है वो अपनी लॉयल फोर्सेस को मेंटेन्स करती है, ठीक है। यानी कि क्या करती है, वफादार सेना को मेंटेन्स यानी कि बनाए रखती है, चलाती है बेसिकली। दो यानी कि भले ही हालांकि हाउदीज जो है वो अभी भी कंट्री के मोस्ट पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल यानी कि पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्सेस बने हुए हैं। इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्सेस यानी कि जिसकी बात चलती हो, ठीक है, यानी कि जो सबसे ताकतवर होता है। तो ये ऐसी जो है वो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स यानी कि राजनीतिक और सैनिक मतलब की ताकत, ये अभी तक जो है वो हाउदीज बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि यमन की ऑफिशियल सरकार जो है वो सऊदी अरेबिया में बैठकर चलती है और यमन के जो अंदर है उनके कुछ वफादार सैनिक लड़ रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि यमन के जो मतलब कि अंदर है सबसे ज़्यादा ताकत और पकड़ अभी भी हाउदीज़ की ही है, चाहे वो राजनीति में हो या फिर वो मतलब कि मिलिट्री में हो, फौज में हो। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है।
अब दोस्तों आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, ब्लेमिंग रियाद फॉर द अटैक, द हाउदीज अनाउंस्ड ऑन जुलाई 20 a blockade on ships using Saudi ports on the Red Sea. Saudi Arabia, whose crude and other exports through the Strait of Hormuz have been severely constrained by Iran's blockade, has increased its reliance on Red Sea ports, especially Yanbu. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अटैक के लिए जो है वो रियाद को ब्लेमिंग करते हुए, यानी कि ब्लेम करते हुए, यानी कि जो सऊदी अरेबिया की जो राजधानी है, जो सऊदी सरकार है, उसको जो है वो जिम्मेवार ठहराते हुए या फिर दोष देते हुए हाउदीज ने जो है वो 20 जुलाई को एक ब्लॉकेड का अनाउंसमेंट किया। ब्लॉकेड यानी कि व्यापार पर जो है वो पाबंदी लगाने का जो है वो ऐलान किया, यानी कि घोषणा की। और उन शिप्स पर जो है वो मतलब कि रेड सी यानी कि जो लाल सागर है उसमें सऊदी पोर्ट्स यानी कि जो सऊदी की बंदरगाह है यानी कि जो पोर्ट्स है उनका इस्तेमाल करती है, ठीक है। लेकिन सऊदी अरेबिया जिसका जो क्रूड है यानी कि जो कच्चा तेल है और जो दूसरे एक्सपोर्ट्स है यानी कि जो दूसरे देशों को जो माल बेचना या फिर जो निर्यात करना है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते ईरान ब्लॉकेड की वजह से सीवियरली कंस्ट्रेन हो चुके हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रुक चुके हैं, बाधित हो गए हैं। तो उसने जो है वो रेड सी पोर्ट्स खासकर जो याम्बू पर है अपनी रिलायंस यानी कि डिपेंडेबिलिटी यानी कि जो मतलब कि निर्भरता है वो बढ़ा दी है, इंक्रीज कर दी है। इसका पूरा मतलब क्या है? इसका पूरा मतलब ये हुआ कि सना एयरपोर्ट पर हुए हमले का जिम्मेवार सऊदी अरेबिया को ठहराते हुए हाउदीज ने 20 जुलाई को ऐलान कर दिया कि रेड सी में जो है वो सऊदी अरेबिया के जो पोर्ट्स का इस्तेमाल करने वाली जो जहाज़ है उन पर पूरी तरीके से नाकाबंदी यानी कि ब्लॉकेड लगाएंगे। और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया का जो मतलब कि कच्चा तेल है या फिर जो बाकी सामान है जो कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के रास्ते निकलता था, वो ईरान के दबाव और नाकाबंदी के कारण पहले से ही रुक गया था। इसी वजह से सऊदी अरेबिया ने रेड सी पोर्ट्स खासकर जो है वो मतलब कि अपने जो याम्बू पोर्ट है उस पर अपना भरोसा और जो तेल भेजने का काम है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। Tankers from Yanbu to Asian markets must pass through the Bab el-Mandeb Strait, which links the Red Sea to the Gulf of Aden and the Arabian Sea. यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि याम्बू से जो एशियन मार्केट्स जाने वाले जो टैंकर्स है यानी कि जो एशियन के देशों के बाजार में जो जाने वाले जो बड़े बड़े मतलब कि तेल के जाने वाले जो बड़े बड़े जहाज़ है, जो टैंकर्स है, उनको जो है वो बाब el-मंदेब स्ट्रेट से होकर जो है वो पास होना पड़ता है। बाब el-मंदेब क्या है? तो एक मतलब कि पतला सा समुद्री रास्ता है जो कि मतलब कि बड़े बड़े समुद्रों को जोड़ता है। तो उससे होकर जो है वो इन बड़े बड़े जहाज़ों को, इन बड़े बड़े तेल के टैंकर्स को क्या होना पड़ता है? तो पास होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, जो कि रेड सी यानी कि लाल सागर, और लाल सागर को क्या करता है कि गल्फ ऑफ एडन और अरेबियन सी से मतलब कि लिंक करता है, जोड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि याम्बू पोर्ट से जो तेल के जो बड़े बड़े जहाज़ है जो एशिया के देशों की तरफ, जैसे कि इंडिया के लिए, चाइना के लिए या फिर जो दूसरे देश है इनके लिए मतलब कि निकलते हैं, तो उन्हें बाब el-मंदेब नाम के जो है वो एक छोटे से समुद्री रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। और ये जो रास्ता है वो रेड सी को आगे जाकर जो है वो अरब सागर से जोड़ता है। इस तरीके से बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, द हाउदीज कंट्रोल मच ऑफ येमेन्स रेड सी कोस्ट लाइन ओवरलुकिंग द बाब el-मंदेब एंड कैन एनफोर्स अ ब्लॉकेड टू द चोक पॉइंट। यहाँ पर क्या बताया गया है कि हाउदीज जो है वो यमन के रेड सी कोस्ट लाइन के एक बड़े हिस्से को यानी कि कंट्रोल करते हैं। ओके, यानी कि जो रेड सी कोस्ट लाइन है यानी कि जो रेड सी का जो समुद्री किनारा है उसे जो है वो मतलब कि एक बड़े हिस्से को जो है वो कंट्रोल करते हैं, कब्जे में रखते हैं, ठीक है, जो कि बाब el-मंदेब के ओवरलुकिंग है। बाब el-मंदेब के ओवरलुकिंग यानी कि बिल्कुल सामने है या फिर ऐसी जगह पर है जहाँ से नज़र रखी जा सकती है, यानी कि नज़र रखने की जगह पर स्थित है। और वो इस चोक पॉइंट का क्या मतलब होता है? जो पतला सा समुद्री रास्ता है जिसे आसानी से ब्लॉक किया जा सकता है, तो वो इस चोक पॉइंट की ब्लॉकेड को जो है वो मतलब कि एनफोर्स कर रहे हैं, यानी कि ज़बरदस्ती लागू कर रहे हैं, यानी कि रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसका पूरा मतलब ये हुआ कि बाब el-मंदेब के बिल्कुल सामने जो यमन का एक समुद्री किनारा है उस पर हाउदीज़ का ही कब्जा है, और इस वजह से जो है वो उनके पास इतनी ताकत और सहूलत है कि वो इसी छोटे से समुद्री रास्ते को यानी कि चोक पॉइंट को जब चाहे पूरी तरीके से रोक सकते हैं। यानी कि यमन की जो जोग्राफी है वो ऐसी है कि रेड सी के किनारे पर जो है वो उनकी बहुत ही लंबी कोस्ट है। हाउदी रिबल्स ने वहाँ पर अपने कोस्ट पर जो है वो रडार सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल्स या फिर जो ड्रोन्स है वो लगा रखे हैं। अब क्योंकि बाब el-मंदेब इतना पतला रास्ता है कि वहाँ से निकलने वाले जहाज़ पर हाउदी मिसाइल्स की जो रेंज है यानी कि हाउदी मिसाइल्स की रेंज में होती है सारी चीज़ें, इसलिए उनके लिए इस रास्ते पर नाकाबंदी करना बहुत ही आसान है। ऐसा करके वो ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई चेन को मतलब कि रोकने की धमकी दे रहे हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर समझना है। अब आगे क्या बताया जाता है, व्हेन ईरान क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज आफ्टर द US Israel वॉर बिगन ऑन February 28, ऑल पर्शियन गल्फ स्टेट्स स्ट्रगल
टू सस्टेन देयर एक्सपोर्ट्स। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि व्हेन ईरान क्लोज्ड, यानी कि जब ईरान ने जो है वो बंद कर दिया द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, यानी कि पर्शियन गल्फ का वो पतला समुद्री रास्ता जहाँ से तेल निकलता था, तो जब मतलब कि ईरान ने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को पूरी तरीके से बंद कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, तो उसके बाद जो है वो मतलब कि आफ्टर द यूएस इजराइल वॉर बिगिन, यानी कि जब मतलब कि यूएस और इजराइल की लड़ाई शुरू होने के बाद जो है वो ऑन February 28 सभी पर्शियन जो गल्फ स्टेट्स है, यानी कि पर्शियन गल्फ के आसपास के जो देश है, या फिर जो जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत या फिर जो कतर है, उनको अपनी एक्सपोर्ट्स यानी कि दूसरे देशों में सामान या फिर तेल बेचने को जो है वो सस्टेन यानी कि चालू रखना, इसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करना पड़ा। यानी कि इनको जो है वो मतलब कि एक्सपोर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी जब ये सारी चीज़ें बंद हो गई थी तब। इसका मतलब ये हुआ कि 28 फरवरी को जब यूएस और इजराइल की मतलब कि ईरान के साथ जंग शुरू हुई और जवाबी कार्रवाई में जो है वो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज वाला जो है वो रास्ता बंद कर दिया, तो गल्फ के जो तमाम देश है उनके लिए अपना तेल और दूसरा सामान दुनिया को बेच पाना और सप्लाई कर पाना जो है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मतलब कि ऑयल चोक पॉइंट है, ठीक है। दुनिया का करीब 20% ऑयल जो है वो इसी रास्ते से गुजरता है। अब जो गल्फ के जो देश है जैसे कि कुवैत है, कतर है या फिर यूएई और जो सऊदी है, अपनी कमाई के लिए ऑयल और जो एक्सपोर्ट है, जो गैस एक्सपोर्ट्स है, इस पर ही निर्भर करती हैं सारी चीज़ें। तो जब ईरान ने जो है वो रास्ते को रोका तो इन सभी देशों की इकोनॉमी जो है वो ठप होने लगी, ठीक है, क्योंकि उनके जो ऑयल टैंकर्स है वो पर्शियन गल्फ से जो है वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो समझाया जा रहा है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है सऊदी अरेबिया however cushion the impact by using its east-west pipeline which links its eastern oil fields to the Red Sea export terminals। यानी कि सऊदी अरेबिया however, लेकिन यानी कि सऊदी अरेबिया ने अपने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का इस्तेमाल करके इस इम्पैक्ट को यानी कि इस प्रभाव को जो है वो कुशन कर लिया यानी कि कम कर दिया, संभाल लिया। ये जो पाइपलाइन है ये उसके ईस्टर्न ऑयल फील्ड्स यानी कि जो पूर्वी इलाकों के तेल की जो कुएँ हैं उसको जो है वो रेड सी एक्सपोर्ट्स टर्मिनल से मतलब कि लिंक करता है, जोड़ता है। यानी कि जो रेड सी के पोर्ट है जहाँ से मतलब कि तेल जहाज़ों में मतलब कि भरा जाता है तो उससे लिंक करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद कर दिया तब बाकी देशों को बहुत ही नुकसान हुआ, लेकिन सऊदी अरेबिया ने इस नुकसान का जो असर है उसको जो है वो काफ़ी हद तक मतलब कि संभाल लिया, कुशन कर लिया, कम कर दिया। उन्होंने अपनी उस लंबी पाइपलाइन यानी कि जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है उसका इस्तेमाल किया, जो कि मतलब कि पूर्वी इलाकों में बने तेल के कुओं को मतलब कि सीधा रेड सी के पोर्ट से लिंक करती है, इसलिए उन्हें जो है वो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। इस तरीके से बताया गया है। If the Houthis enforce a total blockade on the kingdom, Riyadh could face far deeper economic disruption। यानी कि if the Houthis यानी कि अगर हाउदीज जो है, हाउदीज किंगडम सऊदी अरेबिया जो है वो मतलब कि सऊदी की जो राजधानी है उस पर एक टोटल ब्लॉकेड लगा देते हैं, एनफोर्स कर देते हैं, यानी कि पूरी तरीके से उनकी नाकाबंदी कर देते हैं, सारे रास्ते अगर मतलब कि रोकने को लागू कर देते हैं, तो जो रियाद है यानी कि जो सऊदी सरकार है उनको एक फार डीपर इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन यानी कि बहुत ही कहीं ज़्यादा गहरा इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन यानी कि आर्थिक नुकसान, व्यापार में जो रुकावट है या फिर जो आर्थिक संकट है उसका फेस करना पड़ सकता है, यानी कि उसका सामना करना पड़ सकता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हाउदीज़ ने रेड सी और मतलब कि बाबल मंदेब पर मतलब कि सऊदी अरेबिया के खिलाफ पूरी तरीके से रास्ता रोक दिया तो सऊदी अरेबिया को पहले से ही कहीं ज़्यादा जो है वो बड़े आर्थिक संकट और व्यापार में जो तबाही है या फिर जो नुकसान है उसका सामना करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है दिस कपल्ड विद ईरान्स अटैक्स ऑन कुवैत्स डिसैलिनेशन प्लांट्स एंड पावर ग्रिड आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स ऑन इरानियन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पेंट्स अ ग्रिम पिक्चर ऑफ द वॉर एंड इट्स रीजनल कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, दिस कपल्ड विथ यानी कि इन सब के साथ यानी कि मिलाकर देखा जाए, अगर इन सबको जोड़कर देखे तो ईरान के जो कुवैत डिसैलिनेशन प्लांट्स है यानी कि जो समुद्र के किनारे जो पानी को पीने लायक बनाने वाले जो बड़े बड़े प्लांट्स है और जो पावर ग्रिड है यानी कि जो बिजली सप्लाई करने वाला जो पूरा नेटवर्क है उस पर जो है वो अटैक किया गया, हमले किए गए, जो कि उन्होंने यूएस स्ट्राइक्स ऑन इरानियन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो आम लोगों की जो इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं जैसे कि बिजली है, पानी है, हॉस्पिटल है, ये सारी जो चीज़ें हैं इसके बाद किए हैं, ठीक है। ये सब जो वॉर है, ये सब जो लड़ाई है और उसके जो रीजनल कॉन्सिक्वेंसेज है इनकी एक ग्रिम पिक्चर हमारे सामने आती है। रीजनल कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि आसपास के पूरे इलाके या फिर रीजन पर पड़ने वाला जो प्रभाव या फिर जो परिणाम है उसे हम रीजनल कॉन्सिक्वेंसेज कहते हैं। तो उसकी एक ग्रिम पिक्चर यानी कि एक बहुत ही डरावनी और भयानक तस्वीर जो है वो हमारे सामने पेश करती है ये सारी चीज़ें।
इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो हाउदीज का ब्लॉकेड है और दूसरी तरफ जब यूएस ने ईरान के आम लोगों के इस्तेमाल वाली जगहों पर हमला किया तो जवाब में ईरान ने कुवैत के पीने के पानी के प्लांट्स और बिजली के नेटवर्क पर हमला कर दिया। तो ये सब बातें मिलाकर ये साफ कर दिखाती है कि ये जो लड़ाई है वो अब कितनी ज़्यादा मतलब कि भयानक हो चुकी है, कितना ज़्यादा भयानक रूप ले चुकी है और इसका जो अंजाम है वो पूरे मिडल ईस्ट के लिए कितना ज़्यादा बुरा होने वाला है, इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है इफ द फर्स्ट फेज ऑफ ईरान्स काउंटर अटैक टारगेटेड द पर्शियन गल्फ मोनार्कीज, द सेकंड हैज एक्सपैंडेड टू इंक्लूड जॉर्डन which host two major US military bases. Now with the Houthi blockade, the war's economic pain is to set deepen further। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर ईरान काउंटर अटैक यानी कि जो जवाबी हमला है उसके अगर फर्स्ट फेज ने पर्शियन गल्फ मोनार्कीज को टारगेट किया था, यानी कि पर्शियन गल्फ मोनार्कीज यानी कि जो गल्फ के वो देश जहाँ पर मतलब कि राजा या फिर जो शेख है वो रहते हैं, उनका राज है, ठीक है, जैसे कि सऊदी है, यूएई है या फिर जो कतर है, इनको टारगेट किया था फर्स्ट फेज में, ठीक है। तो सेकंड फेज यानी कि जो दूसरा दौर है वो अब एक्सपैंड होकर जॉर्डन तक पहुंच गया है, यानी कि आगे बढ़कर जो है वो मतलब कि कहाँ तक फैल चुका है, तो जॉर्डन तक फैल चुका है, जो कि टू मेजर यूएस मिलिट्री बेसेस यानी कि दो बड़े अमेरिका फौजी अखाड़े जो है वो बेसेस है उनको होस्ट करता है यानी कि अपने यहाँ पर जगह देता है, शरण देता है। अब हाउदी ब्लॉकेड जो है वो मतलब कि हाउदी की तरफ से की गई जो नाकाबंदी है उसके साथ वॉर्स इकोनॉमिक जो पेन है यानी कि जो जंग की वजह से होने वाला जो आर्थिक नुकसान है या फिर जो मतलब कि घाटा है वो और भी ज़्यादा डीपन फर्दर होने के लिए सेट हो चुका है, यानी कि और भी ज़्यादा गहरा और ख़राब होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यानी कि इसका पूरा मतलब ये हुआ कि ईरान ने अपनी जवाबी हमलों के पहले दौर में तो सिर्फ गल्फ के उन देशों को निशाना बनाया था जहाँ पर शाही परिवार का राज था, लेकिन अब दूसरे दौर में उन्होंने जॉर्डन पर भी हमला शुरू कर दिया है। अब क्योंकि जॉर्डन में अमेरिका के दो बड़े मिलिट्री बेसेस है और जब हाउदीज ने भी मतलब कि रेड सी पर नाकाबंदी कर दी है तो इस जंग से पूरे इलाके को होने वाला जो आर्थिक और व्यापारिक नुकसान है वो पहले से कहीं और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे कहा जा रहा है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सट्रिकेट हिमसेल्फ फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट व्हेन ही साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ईरान ऑन जून 17, बट बाय रिटर्निंग टू वॉर ओवर डिस्प्यूट सराउंडिंग कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मिस्टर ट्रंप हैज नॉट ओनली स्क्वैंडर्ड द अपॉर्चुनिटी बट हैज ऑल्सो रेज द रिस्क ऑफ ड्रैगिंग द यूएस इनटू येट अनदर फॉरएवर अनविनेबल वॉर। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके पास जो है वो जून 17 को ईरान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है कि एक यानी कि औपचारिक समझौता, सोच समझकर किया गया जो मतलब कि एग्रीमेंट है उस पर साइन करके जो है वो इस विवाद से, इस संघर्ष से जो है वो मतलब कि खुद को एक्सट्रिकेट करने की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। यानी कि इस सारी चीज़ों से जो है वो बाहर निकलना, सुलझना, ये सारी चीज़ें जो है वो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के कंट्रोल को लेकर हुए जो डिस्प्यूट्स है, यानी कि जो मतलब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को लेकर जो कंट्रोल यानी कि कब्जे नियंत्रण के लेकर जो है वो मतलब कि जो विवाद है, वो झगड़े हैं, उन पर दोबारा जंग में जो है वो लौट कर मिस्टर ट्रंप ने ना सिर्फ उस अपॉर्चुनिटी को स्क्वैंडर किया है यानी कि गवा दिया है, भारी भूल करके मतलब कि ज़ाया कर दिया है, बल्कि यूएस को एक फॉरएवर और अनविनेबल वॉर के रिस्क में जो है वो ड्रैग करके मतलब कि रिस्क को रेज और कर दिया है। यानी कि फॉरएवर अनविनेबल वॉर यानी कि कभी ना खत्म होने वाली या फिर जो नहीं जीती जा सकती ऐसी जंग, जैसे कि अफगानिस्तान या फिर इराक, तो इनमें जो है वो मतलब कि घसीट लिया है या फिर मतलब कि इस रिस्क के खतरे को जो है वो और भी ज़्यादा मतलब कि बढ़ा दिया है, इस तरीके से बताया जा रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि 17 जून को जो है वो जब ट्रंप ने ईरान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था तब उनके पास एक मतलब कि इस लड़ाई से जो है वो साफ सुथरे तरीके से बाहर निकलने का एक बेहतरीन मौका था। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर किसी के मतलब कि किसके कब्जे का हक है, किसके कब्जे का हक है, इस बात को लेकर वो दोबारा जो है वो जंग में कूद पड़े। ऐसा करके उन्होंने ना सिर्फ शांति का मौका गवाया है बल्कि अमेरिका को एक ऐसी जंग में दोबारा धकेला है, यानी कि एक धकेलने का खतरा बढ़ा दिया है जो ना तो कभी जीती जा सकती है और ना ही कभी आसानी से खत्म हो सकती है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है एट दिस पॉइंट ही इज परस्यूइंग द सेम मिलिट्री टैक्टिक्स अगेंस्ट द ईरान रिपीटेडली एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। इफ मिस्टर ट्रंप वांट्स अ वे out, he should change course,
पुश फॉर एन इमीडिएट सीज फायर एंड रिटर्न टू डिप्लोमेसी। यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एट दिस पॉइंट, इस मोड पर, यानी कि अब तक वो जो है वो ईरान के खिलाफ बार बार वही मिलिट्री टैक्टिक्स जो है वो मतलब कि वही फौजी तरीके और जो स्ट्रैटेजी है उसको जो है वो परसुइंग मतलब कि कर रहे थे, यानी कि अपना रहे थे या फिर आगे बढ़ा रहे थे। और हर बार जो है वो अलग अलग रिजल्ट की जो है वो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, यानी कि उम्मीद कर रहे थे, आशा कर रहे थे। लेकिन अगर मगर मतलब कि मिस्टर ट्रंप एक वे आउट चाहते हैं, यानी कि बाहर निकलने का रास्ता चाहते हैं, तो उन्हें जो है वो अपना कोर्स, यानी कि अपना जो मतलब कि रास्ता है, जो पैसा है, जो नीति है, वो चेंज करनी चाहिए। एक इमीडिएट सीज फायर, यानी कि जो तुरंत युद्ध विराम है, यानी कि जो जंग रोकने हैं, उसके लिए जो है वो पुश, यानी कि जोर दबाव करना, यानी कि जोर देना चाहिए, दबाव करना चाहिए, और दोबारा डिप्लोमेसी पर रिटर्न करना चाहिए, यानी कि राजनीतिक जो बातचीत है, जो कूटनीति है, उस पर जो है वो वापस लौट जाना चाहिए। इसका पूरा मतलब ये हुआ कि ट्रंप जो है वो वही पुराने मिलिट्री तरीके जो है वो बार बार आजमा रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि इस बार नतीजा कुछ अलग या फिर कुछ अच्छा निकलेगा, जो कि बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। ऑथर की सलाह है कि अगर ट्रंप सच में इस जंग की मतलब कि दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत युद्ध रोकना चाहिए और गोली बारूद छोड़कर आपसी बातचीत का मतलब कि रास्ता अपनाना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये जो एडिटोरियल है ये भी यहीं पे खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये एडिटोरियल अच्छे से मतलब कि समझ आ चुका है, हर एक बात आपको समझ आ चुकी है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस एडिटोरियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करेंगे, यानी कि अब हम कुछ क्विजेस लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पैसेज, यानी कि पैसेज का टोन सबसे अच्छा तरीके से कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब करता है। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है एनालिटिकल एंड कॉशनरी, यानी कि विश्लेषणात्मक और चेतावनी देने वाला। तो इसे हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऑथर से फैक्ट्स नहीं बता रहे थे बल्कि वार्निंग भी देते हैं कि वॉर और डेंजरस फेज में एंटर कर चुकी और डिप्लोमेसी की जो है वो मतलब कि किस तरीके से ज़रूरत है या फिर नहीं है, ये सारी चीज़ें भी जो है वो हमारे पैराग्राफ में हमें समझाई गई थी। दूसरा हमारा है कि भाई एप्रिशिएटिव था इस पैसेज का टोन, यानी कि तारीफ करने वाला था। तो कहीं भी जो है वो किसी कंट्री या फिर लीडर की तारीफ तो नहीं की गई थी, तो इसे हम जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते। तीसरा है हमारा ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि यानी कि आशावादी था, यानी कि पैसेज में जो है वो ऑप्टिमिज्म नहीं बल्कि कंसर्न दिखाया गया था, तो इसे भी हम जो है वो मतलब कि कंसिडर नहीं करेंगे। क्या ये टोन ह्यूमरस था, यानी कि आपको हंसी आई, कहीं से आपको हास्यास्पद लगा, तो यस, ऐसा भी नहीं था, कहीं पे भी हंसी वाली कोई बात नहीं थी या फिर ह्यूमरस भी नहीं था। और पांचवा है न्यूट्रल, तो ऑथर जो है वो क्लियर ओपिनियन देते हैं, इसलिए स्पेशली ट्रम्प की जो है वो पॉलिसी पर, तो ये न्यूट्रल भी नहीं था। तो इन सारे ऑप्शंस को मतलब कि कंसिडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए, हमारा जो पहला ऑप्शन है विश्लेषणात्मक और चेतावनी देने वाला, यानी कि कौन सा वाला, एनालिटिकल एंड कॉशनरी, ये वाला हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीज्ड सऊदी अरेबियाज वल्नरेबिलिटी। यहाँ पर हमारे पास मतलब कि 5 ऑप्शंस है। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं कि पैसेज के अकॉर्डिंग सऊदी अरेबिया की जो वल्नरेबिलिटी है वो किन रीजन से बढ़ी थी, इसका हमें जवाब देना है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन आता है इंक्रीज्ड डिपेंडेंस ऑन रेड सी पोर्ट्स, यानी कि मतलब कि रेड सी पोर्ट्स पर ज़्यादा डिपेंडेंस। तो इसे तो हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हॉर्मस ब्लॉकेट की बात जो है वो सऊदी जो रेड सी पोर्ट्स है उस पर ज़्यादा जो डिपेंड हो चुकी थी, इस तरीके से। या फिर क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का बंद होना, तो ये भी जो है वो डायरेक्ट रीज़न था, तो इसे भी हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, यानी कि ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का डिस्ट्रॉय हो जाना। दोस्तों, पाइपलाइन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, उसने सऊदी को टेम्पररी सपोर्ट दिया था। ठीक है, तो ये तो है वो हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, इसे हम कंसिडर नहीं कर सकते। चौथा हमारा आता है हाउदी कंट्रोल ओवर दी बाबल मंदेब रीजन, यानी कि हाउदीज का जो है वो बाबल मंदेब एरिया पर कंट्रोल, तो इसे भी हम जो है वो मतलब कि कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसी वजह से जो है वो हाउदीज ब्लॉकेड इन्फोर्स कर सकते हैं, यानी कि ये ऑप्शन हमें कंसिडर करके चलना है। और लास्ट हमारा ऑप्शन आता है सऊदी विड्रॉवल फ्रॉम ऑल ऑयल एक्सपोर्ट्स, यानी कि सऊदी ने ऑयल एक्सपोर्ट्स मतलब कि बंद कर दिए। तो ऐसी जो बात है वो कहीं पे भी पैसेज में नहीं लिखी गई थी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और जो चौथा है वो सही होगा। इंक्रीज्ड डिपेंडेंस ऑन रेड सी पोर्ट्स, क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस और हाउदीज कंट्रोल ओवर द बाबल मंदेब रीजन, ये सारे हमारे ऑप्शंस कौन से हैं, तो करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रीजनेबली बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी कि पैसेज से कौन सा इन्फ्रेंस लॉजिकली निकाला जा सकता है। पहला हमारा ऑप्शन आता है, डिप्लोमेसी में रिड्यूस द रिस्क ऑफ वाइडर रीजनल कन्फ्लिक्ट, यानी कि डिप्लोमेसी रीजनल कन्फ्लिक्ट को कम कर सकती है। तो हाँ, ये बात तो जो है वो हमारे लास्ट पैराग्राफ में ऑथर डिप्लोमेसी और सीज फायर की रिकमेंडेशन देते हैं कि युद्ध विराम करना चाहिए, या फिर मतलब कि जो डिप्लोमेसी है बातचीत के जरिए जो है वो मतलब कि एक ये तरीका अपना सकते हैं। तो ये जो है वो मतलब कि कन्फ्लिक्ट को या फिर जो मतलब कि वाद विवाद चल रहे हैं उसको जो है वो कम कर सकता है, तो इसे हम जो है वो कंसिडर करके चलेंगे। अगला ऑप्शन हमें दिया गया है, मिलिट्री एस्केलेशन हैज सॉल्व द क्राइसिस परमानेंटली, यानी कि मिलिट्री एक्शन ने प्रॉब्लम जो है वो परमानेंटली सॉल्व कर दी है। तो पैसेज इसका जो है वो अपोजिट बोलता है कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है। द हाउदीज हैव नो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, हाउदीज जो है वो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा ये भी तो गलत है। हाउदीज का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रिपीटेडली एक्सप्लेन किया गया है कि वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा हमारा आता है, सऊदी अरेबिया नो लॉन्गर एक्सपोर्ट्स ऑयल, यानी कि सऊदी अरेबिया जो है वो मतलब कि ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करता, सऊदी अरेबिया जो है वो एक्सपोर्ट्स कंटिन्यू रख रहा है। इस तरीके से जो है वो ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। और लास्ट हमारा ऑप्शन बचता है, ईरान हैज़ कम्प्लीटली विदड्रॉन फ्रॉम द कन्फ्लिक्ट, यानी कि ईरान जो है वो कन्फ्लिक्ट से बाहर आ गया। ईरान जो है वो कन्फ्लिक्ट का सेंट्रल प्लेयर है, ना कि वो बाहर आ चुका है। तो ये जो हमारे सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला है, डिप्लोमेसी रीजनल कन्फ्लिक्ट को कम कर सकती है, वो वाला, तो इसे हम जो है वो करेक्ट समझेंगे, यानी कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, विच अजम्पशन इज नेसेसरी फॉर द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, यानी कि ऑथर की आर्ग्यूमेंट चलने के लिए कौन सी हिडन अजम्पशन ज़रूरी है। सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है, एवरी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट एंड्स थ्रू डिप्लोमेसी, यानी कि हर वॉर जो है वो डिप्लोमेसी के मतलब कि थ्रू ख़त्म होती है या फिर ख़त्म हो सकती है, तो ये तो रॉन्ग है। हर कन्फ्लिक्ट का जो है वो रूल नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है, कंटिन्यूड मिलिट्री एस्केलेशन इज़ लाइकली टू वर्सन द कन्फ्लिक्ट, यानी कि मिलिट्री एस्केलेशन कन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा ख़राब करेगी। तो इस अजम्पशन पर जो है वो ऑथर डिप्लोमेसी रिकमेंड कर रहे थे, तो इससे जो है वो हम हमारा अजम्पशन मतलब कि ऑथर का अजम्पशन जो है वो निकाल सकते हैं कि भाई ये एक चीज़ हो सकती है, ठीक है। इसे हम कंसिडर जो है वो करके चलेंगे। अगला हमारा वो सेंटेंस आता है, ऑयल एक्सपोर्ट्स आर अनइम्पॉर्टेंट फॉर मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमिक्स, मतलब कि ऑयल एक्सपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पैसेज ऑयल एक्सपोर्ट की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करता है, तो ये तो हमारा मतलब कि रॉन्ग है, ठीक है। द हाउदीज एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ एवरी रीजनल एक्टर, यानी कि हाउदीज किसी से मतलब कि कनेक्टेड नहीं है, यानी कि हाउदीज का जो है वो ईरानियन एली बताता है। हाउदीज क्या है, तो हाउदीज को ईरानियन को जो है वो एली बताता है, यानी कि दोस्त बताता है, मित्र बताता है, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत होगा। और लास्ट है, ब्लॉकेड्स नेवर अफेक्ट ग्लोबल ट्रेड, यानी कि ब्लॉकेड का ट्रेड पर कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी कि ब्लॉकेड का जो मेन इशू है वही तो ट्रेड डिस्ट्रप्शन है, तो इसका असर कैसे नहीं होगा। तो ये जो सारे हमारे ऑप्शंस हैं नीचे वाले C, D, E, A, ये सारे हमारे ऑप्शंस गलत है। और हमारा जो मतलब कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि कंटिन्यूड मिलिट्री एस्केलेशन इज लाइकली टू वर्सन द कॉन्फ्लिक्ट। इस तरीके से हमने समझा है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, विच स्टेटमेंट इज नॉट सपोर्टेड बाय द पैसेज, यानी कि पैसेज जो है वो किस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता है, या फिर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो मतलब कि डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन आता है, सऊदी अरेबिया इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन रेड सी पोर्ट्स, यानी कि सऊदी अरेबिया जो है वो रेड सी पोर्ट्स पर ज़्यादा डिपेंड हुई, तो ये तो जो है वो डायरेक्टली सपोर्टेड किया गया है, तो ये तो हम जो है वो मतलब कि नहीं पिक कर सकते। दूसरा है, द हाउदीज कंट्रोल मच ऑफ येमेन्स रेड सी कोस्ट लाइन, यानी कि हाउदीज रेड सी कोस्ट लाइन कंट्रोल करते हैं, तो ये भी बात सही है, क्लियरली मेंशन किया गया है, तो इसे भी हम जो है वो पिक नहीं करेंगे। तीसरा हमारा आता है, द ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन हेल्प सऊदी रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हॉर्मस ब्लॉकेड, तो पैराग्राफ में जो है वो पैराग्राफ सेकंड में जो है वो ये डायरेक्टली मेंशन किया गया है, तो ये भी हम जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते। चौथा हमारा आता है, डोनाल्ड ट्रंप परमानेंटली अबेंडन मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान, यानी कि ट्रंप ने जो है वो मिलिट्री एक्शन परमानेंटली छोड़ दिया, तो पैसेज इसका जो है वो अपोजिट बोलता है कि ट्रंप जो है वो वॉर में वापस आ गए। हालांकि उनके पास जो है वो एग्रीमेंट करके इस कन्फ्लिक्ट से बाहर होने का मौका था, लेकिन उन्होंने जो है वो मतलब कि नहीं किया ऐसा। तो ये जो ऑप्शन है वो हम मतलब कि कंसिडर कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो डायरेक्टली मेंशन नहीं की गई है, कि मतलब कि पैसेज जो है वो इसका अपोजिट बोल रहा है, ना कि वो वॉर से जो है वो दूर हुए थे बल्कि वॉर में शामिल हुए थे। इसको हमें जो है वो कंसिडर करके चलना है। और हमारा आखिरी ऑप्शन आता है, द ऑथर रिकमेंड्स एन इमीडिएट सीज फायर, तो ये भी सही है कि लास्ट लाइन में जो है वो रिकमेंडेशन दिया है कि सीज फायर करके जो है वो मतलब कि डिप्लोमेटिक अप्रोच जो है वो मतलब कि अपनानी चाहिए, बातचीत के जरिए सारी कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने चाहिए। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो लास्ट वाला जो है वो मतलब कि बताया गया था।
तो हमारा जो ऑप्शन नंबर चौथा है ना, डोनाल्ड ट्रंप परमानेंटली अबेंडन्ड मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान, ये हमारा जो है वो करेक्ट होगा। इसे जो है वो हम कंसिडर कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चंस है ये भी सारे मतलब कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज के इस एडिटोरियल में से निकल के आने वाले जो भी हमने वर्ड्स पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट वोकैब पढ़ी है, उन्हें भी हम जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको एक बार फिर से रिविजन मिल जाए। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड हमने पढ़ा था सीज फायर। सीज फायर का क्या मतलब होता है, ये सबसे पहले हमारे पास नाउन है। सीज फायर का मतलब होता है दो कंट्रीज या फिर दो ग्रुप्स के बीच लड़ाई को कुछ टाइम के लिए या फिर परमानेंटली रोक देना। रोक देने का जो ऑफिशियल एग्रीमेंट है उसे सीज फायर कहा जाता है। ये जो वॉर है मतलब कि ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो फाइटिंग है यानी कि जो मतलब कि कन्फ्लिक्ट है या फिर जो वाद विवाद है, ये जो वॉर है ये टेम्पररीली या फिर परमानेंटली जो है वो स्टॉप हो सकती है। टेम्पररीली भी हो सकती है, परमानेंटली भी हो सकती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि दो दोस्त है, बहुत ही मतलब कि बुरी तरीके से लड़ाई कर रहे हैं और टीचर ने कह दिया कि अब दोनों चुप, कोई भी लड़ाई नहीं करेगा, आज से लड़ाई बंद। तो ये होता है सीज फायर। तो ये तो हो गया भाई स्कूल के लेवल का सीज फायर। लेकिन जब कंट्रीज़ की बात आती है इसी तरीके से, जब इनके बीच में एग्रीमेंट करके जो है वो इनका मतलब कि सारा जो कन्फ्लिक्ट है वो सुलझाया जाता है टेम्पररीली या फिर परमानेंटली, तो उसे हम जो है वो मतलब कि सीज फायर कह सकते हैं, युद्ध विराम जिसे हम कहेंगे। ठीक है, अगला हमारा वर्ड आता है कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन ये क्या है, तो वर्ब है। कंस्ट्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ को लिमिट कर देना, रोक देना या फिर फ्रीली काम ना करने देना, तो उसे हम कंस्ट्रेन करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ 100 रुपये हैं और तो तुम्हारा जो बजट है तुम्हें क्या कर रहा है, कंस्ट्रेन करेगा कुछ भी खरीदने से। तुम 100 रुपये के ऊपर तो कुछ खरीद नहीं सकते, तो तुम्हारा जो 100 रुपये का बजट है वो तुम्हें कंस्ट्रेन कर रहा है, यानी कि तुम जितना चाहो उतना खर्च नहीं कर सकते। तो जब कोई चीज़ किसी को रोकती है, कंट्रोल कर लेती है, तो उसे भी हम जो है वो कंस्ट्रेन करना कह सकते हैं। अगला हमने वर्ड पढ़ा था रिलायंस। रिलायंस क्या है, तो नाउन है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या फिर चीज़ पे डिपेंड रहना। ओके, उसे हम कहते हैं रिलायंस। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर तुम्हारी जो पूरी स्टडी है वो तुम्हारे मोबाइल पर डिपेंड करती है, तो तुम्हारी रिलायंस जो है वो मोबाइल पर हुई, इस तरीके से हम समझेंगे। इसके बाद अगला वर्ड आता है एनफोर्स। एनफोर्स का क्या मतलब होता है, ये वर्ब है पहले तो। एनफोर्स का मतलब होता है किसी रूल, किसी लॉ या फिर ऑर्डर को जो है वो स्ट्रिक्टली लागू करवाना या फिर उसका जो है वो पालन करवाना। सिर्फ रूल बनाना एनफोर्स नहीं होता, रूल को जो है वो फॉलो भी करवाना, उसे हम जो है वो एनफोर्स कराना कहते हैं। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो हेलमेट के रूल को एनफोर्स करती है, यानी कि हमें फॉलो करवाती है। तो इस तरीके से आप जो है वो एनफोर्स का मतलब समझ पाएंगे। अगला हमारा वर्ड आता है चोक पॉइंट। चोक पॉइंट ये नाउन है। इसका मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ से मतलब कि ऐसी जगह जहाँ से सबको गुजरना पड़ता हो और अगर वो जगह ब्लॉक हो जाए तो वो पूरा मूवमेंट ही रुक जाए, तो उसे हम जो है वो मतलब कि चोक पॉइंट कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि किसी क्लासरूम का जो है वो एक ही गेट है, अगर गेट ब्लॉक हो जाए तो कोई अंदर या फिर बाहर नहीं जा सकता, तो ये गेट क्या है, तो चोक पॉइंट है। ठीक है, जहाँ पर ऐसा पॉइंट है जहाँ पर यानी कि चीज़ें चोक हो सकती है, यानी कि बंद हो सकती है। इस तरीके से आप सिंपली ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कुशन। कुशन का क्या मतलब होता है, ये वर्ब है और हमने जो है वो यहाँ पर पास्ट टेंस ऑफ कुशन यूज़ किया है। ठीक है, कुशन का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम या फिर शॉक के इफेक्ट को कम कर देना, यानी कि नुकसान को रिड्यूस कर देना, उसे हम कुशन करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हेलमेट जो है वो एक्सीडेंट को नहीं रोकता लेकिन इंजरी को कुशन करता है, इस तरीके से, यानी कि डैमेज कम करता है, तो उसे हम जो है वो मतलब कि कुशन कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिसरप्शन। डिसरप्शन ये नाउन है जिसका मतलब होता है किसी नॉर्मल प्रोसेस का डिस्टर्ब या फिर मतलब कि इंटरप्ट हो जाना। ओके, डिस्टर्ब हो जाना। जैसे कि मान लीजिए कि भारी बारिश की वजह से जो है वो स्कूल की बस लेट हो गई, ये जो है वो ट्रांसपोर्ट में डिस्टरप्शन है, एक तरीके से रुकावट आ जाना या फिर कोई प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाना, तो उसे हम डिसरप्शन कहते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है डिसलाइनेशन। डिसलाइनेशन का क्या मतलब होता है, ये नाउन है। इसका मतलब होता है कि समुद्र के जो है वो खारे पानी से नमक निकालकर उसके पानी को पीने के लायक बनाना। ठीक है, जैसे कि बीच का जो पानी है वो हम डायरेक्टली नहीं पी सकते, लेकिन उसका अगर डिसलाइनेशन कर दिया जाए यानी कि उसका जो खारापन है वो निकाल दिया जाए तो वो पीने लायक बनाया जा सकता है, तो उसे जो है वो डिसलाइनेशन जो है वो प्रोसेस कहा जाता है, डिसलाइनेशन। ओके, इस तरीके से। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट ये वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी डिफिकल्ट या फिर डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकलना या फिर निकालना किसी को, उसे हम कहते हैं एक्सट्रिकेट करना। जैसे कि मान लीजिए कि कार जो है वो कीचड़ में फंस गई, लोगों ने धक्का देकर जो है वो मतलब कि उसे जो है वो बाहर निकाला, तो कार को क्या किया गया, एक्सट्रिकेट किया गया। या फिर मान लीजिए कि कुएं में जो है वो कोई जानवर गिर चुका है, छोटा सा कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कुछ भी, तो अगर उसे निकाला जा रहा है तो उसे जो है वो कुएं से एक्सट्रिकेट किया जा रहा है, किसी मुसीबत डेंजरस सिचुएशन से जो है वो मतलब कि बाहर किया जा रहा है। इस तरीके से आप समझिएगा कि एक्सट्रिकेट यानी होता क्या है।
अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्क्वैंडर। स्क्वैंडर क्या है? तो ये हमारे पास वर्ब है यानी कि क्रिया है। और स्क्वैंडर का मतलब होता है कि किसी वैल्यूएबल चीज़ यानी कि कोई बहुत ही मतलब कि कीमती चीज़ जैसे कि टाइम है, पैसा है, कोई मतलब कि अपॉर्चुनिटी है, उसको बेकार में ही वेस्ट कर देना, उसे हम स्क्वैंडर करना कहते हैं। ये जो है वो नॉर्मल वर्ड से थोड़ा स्ट्रॉन्गर वर्ड है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्ज़ाम से पहले जो है वो आप पूरा दिन स्क्रॉल करते रहे यानी कि सोशल मीडिया पर मतलब कि बिजी रहे, तो आपने क्या कर दिया, अपना पूरा वैल्यूएबल टाइम स्क्वैंडर कर दिया। इस तरीके से आप जो है वो ध्यान रख पाएंगे। और हमारा लास्ट वर्ड आज का आता है डिप्लोमेसी। दोस्तों डिप्लोमेसी ये जो है वो नाउन है और डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि लड़ाई या फिर कॉन्फ्लिक्ट की जगह जो है वो बातचीत, नेगोशिएशन या फिर समझदारी से जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है या फिर टेलीग्राम की आपको लिंक नहीं पता है, तो टेलीग्राम की लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। और साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।